पॉलिटी। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी पॉलिटी की क्लास। आज से आपकी पॉलिटी की क्लास भी शुरू होगी, जियोग्राफी की भी शुरू होगी, ठीक है। और मैथमेटिक्स की आज PYQs की लगेगी आपकी क्लास। और बाकी देखते हैं आपकी किस चीज़ की क्लास, बाकी आपकी क्लासेस बाद में शुरू होगी। हिस्ट्री की क्लास भी आज लगेगी, ठीक है। हिस्ट्री के आप लोगों को PYQs की क्लास हम कल देंगे। आज आपकी आगे चलेगा, जो भी आपका सिलेबस का अगला चैप्टर है वो चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पॉलिटी के अंदर हमें पढ़ना क्या होता है? पॉलिटी के अंदर एक्चुअली हमें पढ़ना होता है संविधान। इंडिया की पॉलिटी के लिए हमें संविधान पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होता है? संविधान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं संविधान को? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसके निर्माता कौन है इसके? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन है इसके निर्माता? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। कौन है इसके निर्माता? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इंग्लिश में लिखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। संविधान होता क्या है? संविधान एक ऐसी किताब है जो हमें कानून सिखाती है, हमें हमारे रूल बताती है, हमें हमारे अधिकार बताती है, ठीक है। क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, वो हमें बताती है। हमारे अधिकारों के बारे में भी बताती है। तो एक ऐसी किताब जिसके अंदर हमारे अधिकार, हमारे कानून, हमारी व्यवस्थाएं, हमारे प्रशासन, इस सब की बातें लिखी हो, वह संविधान की एक किताब है, ठीक है। तो चलिए हमें ये पढ़ना है। लेकिन हमें संविधान में पढ़ना क्या क्या है? संविधान है क्या? संविधान इज द लेंथीएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। दुनिया का सबसे लंबा संविधान, दुनिया का सबसे लंबा संविधान। दुनिया का सबसे लंबा संविधान है भारत का, ठीक है। कब लागू हुआ था ये? बनकर ये तैयार हो गया था हमारा, ठीक है। बनकर ये तैयार हो गया था 1949 में। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। समझे? क्या बोलते हैं इसको? गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे। सॉरी, इंडिपेंडेंस बोल रहा हूँ, रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। गणतंत्र दिवस को रिपब्लिक डे। तो आगे हमें पढ़ना क्या है? इसके अंदर होता क्या क्या है इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर आर्टिकल होते हैं, सबसे ज़्यादा इसके अंदर आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल का मतलब आपके अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने हैं? पहले स्टार्टिंग में जब लागू हुआ था तब से आपके 395, और 1950 के बाद जब आगे चलते गए, आज के टाइम में वर्तमान में इसके अंदर 470 आर्टिकल्स हैं। वर्तमान में इसके अंदर 470 आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 12 पार्ट हैं। पार्ट इसके अंदर स्टार्टिंग में कितने थे? जब लागू हुआ था तब 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज के अंदर वर्तमान में इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं, 25 भाग पढ़ने हैं हमें, ठीक है। सभी 25 के 25 नहीं पढ़ने, मेनली पढ़ने हैं जो कुछ पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स के अलावा क्या होता है? 12 शेड्यूल होता है। यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल्स थे? अनुसूचियाँ कितनी थी? अनुसूचियाँ हमारे पास 8 थी। लेकिन आज के टाइम में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। समझ आया कि
आगे देखें, आगे क्या है इसके अंदर, 12 अनुसूचियाँ होगी वर्तमान में। ये आर्टिकल पता चल गया हमें कितने कितने हैं इसमें, ठीक है। पार्ट्स पता चल गया आज कितने हैं, पहले कितने थे, ठीक है, ये सब पता चल गया। अब देखते हैं इसके अंदर अमेंडमेंट्स कितने हैं, यानी कि बदलाव कितने हुए, संशोधन कितने हुए टोटल। आज तक लगा के देख के तो लागू होने के बाद आज तक 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी है इसमें, अमेंडमेंट्स, ठीक है, यानी कि संशोधन। कितने संशोधन हो चुके हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं, जो हमें बारी बारी सर पढ़ने हैं। सभी पढ़ाऊँगा, चिंता मत करो। तो ये सब हमें इसमें देखना है, ठीक है। क्या है हमारा, दुनिया का सबसे लंबा संविधान किसका है, भारत का है, ठीक है। 1949 में ये तैयार हो गया था बनकर, लेकिन इसको लागू करने में 1 साल लग गया। कभी लागू किया गया, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आर्टिकल इसके अंदर पहले कितने थे लागू करने के टाइम पे, 395 थे। वर्तमान में कितने हैं, 470 है। हमें सभी के सभी नहीं पढ़ने हैं, कुछ पढ़ने हैं, कुछ नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, इसके अंदर 22 पार्ट्स है स्टार्टिंग में, लेकिन आज 25 है। 25 में से हमें कुछ पढ़ने हैं, कुछ नहीं पढ़ने। शेड्यूल्स इसमें 8 थे पहले के टाइम में, लेकिन आज 12 हैं, तो हमें 12 के 12 पढ़ने हैं। और इसके PYQs मैं कल कराऊंगा, ठीक है। 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, सभी की सभी हमें पढ़नी है, ठीक है। सभी के सभी अमेंडमेंट्स पढ़नी है। कितना समझ आया, क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्या कितना पढ़ना है, ठीक है। चलिए सर, ये तो समझ आ गया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर से अनुच्छेद तो 395 है, 470 है, ये 25 है, तो सबसे कम क्या है, अनुसूचियाँ। सबसे पहले अनुसूचियाँ ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुसूचियाँ ख़त्म करेंगे। 12 अनुसूचियाँ हैं आज के टाइम में। कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो करें शुरू, ठीक है सर। 12 अनुसूचियों का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी। भाई पहली अनुसूची है, जैसे पहली अनुसूची में लिखा गया है राज्य और राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची बोलती है भारत और भारत के राज्य और भारत के राज्यों के राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, इसका मतलब है भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं और उन राज्यों की सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, कौन से राज्य के अंदर कहाँ तक क्या सीमा है, ठीक है। ये सब बातें किस में लिखी गई है, अनुसूची 1 में लिखी गई है। अब आके कोई पूछे भी हरियाणा की सीमा कहाँ तक खत्म है, हरियाणा के अंदर कितने ज़िले हैं, कितने बड़े बड़े हैं, क्या कुछ है उनमें, कौन कौन से कारखाने, ये सब बातें किस में लिखी गई है, अनुसूची के अंदर लिखी गई हैं, ठीक है। इस अनुसूची में आएगा कोई पूछेगा भाई हरियाणा के अंदर क्या है, जाके यहाँ पढ़ लो क्या है। भाई अनुसूची 1 में चले जाओ, जिसमें भी जो भी लिखा होगा हरियाणा कब बना, कहाँ से बना, किस कारण बना, किस जगह से बना, किससे टूटकर बना, ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। कितना जगह है उसके पास, कितने जगह तक वो फैला हुआ है, कितने ज़िले हैं उसके अंदर, कौन नए नए ज़िले बने हैं, ये सब किसके अंदर लिखा जाता है, अनुसूची में लिखा जाता है, पहली अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची के अंदर लिखा गया है वेतन, यानी कि भत्ता, सैलरी बोल सकते हैं आप इसको, सैलरी यानी कि वेतन। राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री का कितना वेतन होगा, MLA का, इन सब के वेतनों के बारे में किस में लिखा गया है, इसमें लिखा गया है। भाई अगर आपको पता करना है जाके भाई आप अनुसूची 1 2 देखो जाके, उसमें से वेतन का पता कर लो, ठीक है, सिंपल बात है। इसके अंदर वेतन के बारे में लिखा गया है। अनुसूची 3 क्या कहती हैं, अनुसूची 3 कहती है शपथ, प्रे। देखो प्रे के अंदर क्या है, राष्ट्रपति की अपनी शपथ होती है, सबकी अलग अलग अपनी शपथें होती है, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी शपथें होती है, जैसे मोदी जी अपनी शपथ लेते हैं जब प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वो प्रधानमंत्री की शपथ लेगा, तो इसके अंदर लिखी गई है, इसके अंदर अनुच्छेद 3 में अनुसूची 3 में लिखी गई है, ठीक है। कोई भी जाएगा
अब कोई राष्ट्रपति बना, वो राष्ट्रपति की शपथ कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, इसमें लिखी होगी जो वही बोल लेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति जो कभी बनता है, प्रधानमंत्री कोई बनता है, एमएलए बनता है, अनुसूची एक कपेजा फाड़ के ले जाते हैं जेब में डाल के, बोलते हैं मैं भारत का राष्ट्रपति होने के नाते जितना आपको चूस सकूँगा, जितना आपको लूट सकूँगा, उतना लूटने की कोशिश करूँगा। हालांकि ऐसा नहीं लिखा होता, पर करते तो यही सब है पॉलिटिशियन, ठीक है। अब आगे देखें, देखो संविधान का एक इशारा देखो पहले वेतन दिया गया है, फिर स्प्रे दी गई है। स्प्रे लेते रहेंगे, शपथ लेते रहेंगे, तुम वेतन बताओ कितना है, पैसा, इम्पोर्टेंस दी गई है पैसे को, तो आप लोग भी ये समझो, ठीक है। तो अगला है आपका 4 अनुसूची में क्या है, अनुसूची 4 के अंदर है लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया भी किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें होंगी, कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। ये सब किसके अंदर लिखा गया है, अनुसूची 4 में लिखा गया है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में नहीं, सीटों के बारे में, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। आगे चले भी किस में कितनी होगी, कौन से राज्य में किसकी कितनी होगी सीटें, ये सब किसके अंदर लिखा गया है, अनुसूची 4 में लिखा गया है। अनुसूची 4 में पढ़ लो जाके जहाँ पढ़ना है, ठीक है, जिसको पता करना है पढ़ लो जाके। वैसे ये सब चीज़ें तो आपको आगे बताऊँगा, आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आर्टिकल के अंदर ये सब आता है। आगे चले, 5th क्या कहती है, 5th अनुसूची कहती है भी SC ST के लिए विशेष प्रावधान। 5 क्या कहती है, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए क्या है, विशेष प्रावधान है, ठीक है। क्योंकि पिछड़े समाज से आते हैं, क्या है, इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, गुलाम बना के रखा गया इनको पहले, ठीक है। और वो भी इनकी मानसिकता के कारण है, हमारी मानसिकता के कारण ही गुलाम बने हैं। वरना अगर यही अंधविश्वास वगैरह के ऊपर ना यकीन करते, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा जोर लेते, तो हक तो हम भी मांग सकते थे पहले, हक तो मांग सकता था कोई भी। लेकिन वही बात है, मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आज के बच्चों के साथ करके देखो आप, ऐसा नहीं कर सकते। आज के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के बच्चों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। पढ़े लिखे बच्चा सीधा आपको सस्पेंड या फिर जेल में डलवाएगा सीधा, जिसको कानून का जानकारी होगी ज़्यादातर, ठीक है ना। तो पहले इनके ऊपर अत्याचार हुए, इसलिए इनको क्या दिया गया है, विशेष प्रावधान दिए गए हैं संविधान के अंदर, ठीक है। आगे चले, आरक्षण वगैरह सब इसी के अंदर लिखा गया है। 6th, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य, इसके अंदर बताया गया पूर्वोत्तर राज्य जो पिछड़े राज्य हैं हमारे। पूर्वोत्तर राज्य, सॉरी कैमरा हिल गया था। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य के अंदर क्या कहा गया है, जो पूर्व के राज्य है, जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े राज्य है, उनको भी कुछ विशेष प्रावधान है, ठीक है। कौन कौन से है वो, पहला है असम, ठीक है, दूसरा है त्रिपुरा, और तीसरा है मेघालय, चौथा है मिजोरम। तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े राज्य है, सॉरी वर्ग बोल दिया, जो पिछड़े राज्य है उनको क्या है, कुछ विशेष प्रावधान उनको भी है, ठीक है। वहाँ डेवलपमेंट जरूरी है। देखो ना जाके यार, इधर पूर्व साइड जाके देखो, ज़्यादातर हमने इनको सोतेलापन महसूस करवाया। इन्होंने एक बात बोली भी है भी भारत हमें ना जाने अनजाने में हमें सोतेलापन महसूस करवा देता है। तो ऐसा है भी है, ठीक है, क्योंकि इन तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। समझ आया। 7th में क्या कहा गया है, 7th अनुसूची में, 7th अनुसूची में कहा गया है
7th अनुसूची में बताया गया है। अनुसूचित जनजातियों को हमारे पास क्या है, उनको भी विशेष प्रावधान है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को भी क्या है, विशेष प्रावधान है। प्रावधान अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को क्या है, विशेष प्रावधान मिले हुए हैं। उसके बाद 8वीं क्या कहती है, 8वीं कहती है भाषाएं। 8वीं अनुसूची में लिखा गया है भाषाएं। भाषाएं, स्टार्टिंग में भाषाएं आपकी 14 मान्यता थी, लेकिन आज के टाइम में 22 भाषाओं को माना जाता है। ठीक है, क्यों थी 14 भाषाएं? पहले कम भाषाएं थी। देखो आप जाओगे किसी भी राज्य में, या हर राज्य में 4 से 5 भाषाएं होंगी। जैसे हरियाणा में ले लो, हरियाणवी, ज़्यादातर तो हरियाणवी ही बोलते हैं, ज़्यादा मैंने भाषाएं नहीं देखी, हरियाणवी बोलते हैं। आजकल तो अंग्रेज भी पैदा हो गए हैं, जब देखो अंग्रेजी झाड़ते रहते हैं। तो यार हिंदी भूल गए हो क्या? जाएंगे किसी अनपढ़ के सामने, बेचारे को बोलेंगे हाउ डू यू डू। अबे यार क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको बेचारे को नीचा दिखाते हैं, उनको बुरा लगता है, यार क्या बोले जा रहा है समझ भी नहीं आ रहा। अगर गाँव वालों के अंदर अक्कड़ बहुत होती है, गाँव वालों के अंदर देख रहे ना आप, जाके कोई एक गाँव के बच्चे को, गांव के ताऊ को और बाहर शहर के ताऊ को मिलाकर देख लो, कंपैरिजन कर लो। गांव के लोग मर जाएंगे काम करते करते, शहर के लोग मर जाएंगे काम करते करते। 8 घंटे काम करना है, काम करते करते घर जाके बस एक बार सो जाए आराम से। धूप में बैठ जाए ना 5 घंटे के लिए, धूप में बैठ जाए 1-2 घंटे के लिए ही, 5 घंटे छोड़ो 1-2 घंटे के लिए बैठ जाए, बॉस पीछे तो लाते मारेगा बॉस पीछे से। नहीं बैठ सकते आप आराम से। अब वहीं गांव में चले जाओ, आप गांव में बैठोगे, ताऊ बैठा होगा, क्या करना लग रहा है, बोलने का एटीट्यूड, एकदम एटीट्यूड देखो उनका, एकदम राजा की तरह एटीट्यूड होता है। तो गांव के लोग राजा होते हैं एक तरह से लगाई जाए तो, ठीक है। और एक कहावत भी है, लोगों ने कहा कि शहर के अंदर बहुत खुशियाँ मिलती हैं, ठीक है। शहर ने कहा कि लोगों को आओ मेरे अंदर बस जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा, ठीक है। क्या बोला भी, शहर ने बोला लोगों को आओ मेरे अंदर बस जाओ, लेकिन बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। ये बात याद रखना, है ना। बात फैक्ट भी है। देखना कोई भी इंसान है जब तक रिटायर नहीं होता तब तक शहर में काम करता है, शहर में रहता है करता है, फिर जब टाइम आ जाता है, हाँ यार अब तो आखिरी टाइम है, जाकर गांव में आराम से सुकून से रहते हैं। यार तुम पूरी ज़िंदगी सुकून नहीं खा रहा और मरने के टाइम पे तुम सुकून ढूंढ रहे हो, गांव में रह रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। तो हम आगे चलें। 22 भाषाएं 14 हैं, 22 भाषाएं हैं आज के टाइम में। पहले 14 भाषाएं थी। क्या था, भाषाओं के पीछे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया था। कोई कहता है भाई हमारी भाषा को मान्यता दी जाए, कोई कहता है हमारी भाषा को मान्यता दी जाए, ठीक है। क्योंकि देखना आप बिहार में जाओगे, बिहार में 4 भाषाएँ 5 भाषाएँ बोली जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलुगु भी है, वहाँ की तमिल भी है, अलग अलग तरह की भाषाएँ बोली जाती है। कोई कहता है हमारी भाषा को मान्यता दो, कोई कहता है हमारी भाषा को मान्यता दो, ठीक है। तो इसी कारण काफ़ी दंगे भी हुए, काफ़ी ये संगठन वगैरह की वो भी बनी है, ठीक है। और मोर्चे भी निकले काफ़ी सारे, लेकिन फिर भी चलते चलते हमने 22 भाषाओं को क्या दे दी, मान्यता दे दी, ठीक है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पढ़ने को मिलती है। समझ आया? आगे चले जी सर, समझ आ गया। अगले में कहा गया है न्यायालय। क्या बोला गया है? न्यायालय। 11वीं में बोला गया है न्यायालय। मिटा दे। इसके PYQs मैं कल करवाऊंगा आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड PYQs कल करेंगे। देखिए 11th सॉरी कितनी करी है हमने अभी तक, 8th करी है, 9th पे आ रहे हैं,
11 सर आप बौखला गए हो क्या? बौखलाया नहीं हो। देखो 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? न्यायालय के बारे में बोला गया है। न्यायालय भारत में एक न्याय करने की एक जगह होगी भी। हाँ, यहाँ पर जैसे आपके गांव में पहले पंचायत में होता है, पहले पंचायत तक जाता है ना। कोई भी अगर पंगा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया पंचायत के कारण, पंचायत में जाओगे, पहले पंचायत में सुलझागा, नहीं सुलझा पंचायत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुलझेगा फिर आप आगे जाओगे, आगे जाओगे, आगे चलते चलते आप हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आप जाओगे आगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सब न्यायालय जो बनाए गए हैं न्याय देने के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें लिखा गया है कि भारत में एक न्याय देने के लिए भी जगहें होंगी भी जिसमें न्याय मिल सके लोगों को, ठीक है, अपना हक मांग सके जाकर न्यायालय के बारे में, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची कहती है दल बदल, इसी को बोलते हैं हम एंटी डिफेक्टिंग लॉ। दल बदल पेपर में क्वेश्चन आता है, एंटी डिफेक्टिंग लॉ कौन सी अनुसूची में कहा गया है? दल बदल, एंटी डिफेक्टिंग लॉ इसी को बोलते हैं, एंटी डिफेक्टिंग लॉ इसी को बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? कोई भी नेता अपना दल तब तक बदल सकता है जब तक वह जीता नहीं है। जैसे कोई मंत्री है, आज उसका मान के चलो कुछ टाइम बाद इलेक्शन है, आज वो बीजेपी में है, कल वो किसी और पार्टी में जाना चाहता है, तो वो इलेक्शन लड़ने से पहले ही कि अपनी पार्टी का दल बदल सकता है, अपना दल बदल सकता है। लेकिन जीतने के बाद दल बदलना लागू नहीं है, आप लोग उसको नहीं बदल सकते। पहले क्या होता था, कोई बन जाता था प्रधानमंत्री, मंत्री बन जाता था, कोई मुख्यमंत्री बन जाता था, उठा के कहता था मैं दल बदलूंगा, अपना दूसरे दल में जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। अब एंटी डिफेक्टिंग लॉ के थ्रू इसको बदल दिया गया कि कोई भी अपना दल नहीं बदल सकता। समझ आया? कोई भी अपना दल नहीं बदल सकता। तब तक बदल सकता है जब तक वह इलेक्शन लड़ नहीं रहा है, तब जाके वो बदल सकता है। लेकिन इलेक्शन लड़ने के टाइम पर, इलेक्शन जीतने के टाइम पर वो दल अपना बदल नहीं सकता। तो 11वीं अनुसूची क्या कहती है? 11वीं अनुसूची आपकी कहती है पंचायत का अधिकार, पंचायती अधिकार। ये 52वें संशोधन द्वारा हमारे अनुसूची में लाया गया था, ठीक है। पंचायती अधिकार, पंचायती अधिकार। पहले पंचायत के बारे में गांधी जी ने अच्छी बातें कही हैं, पंचायत भी होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहेब इससे नाकर थे। कहते थे कि अगर पंचायत बना दी जाए, सरपंच बना दिया जाए, तो बाबा साहेब की सोच ऐसी थी भी वही लूट के खा जाएगा सारा, पैसा दौलत सारी वही खा जाएगा जो काम के लिए आएगा गांव के, और आगे तक कुछ होगा ही नहीं, लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, वो जनता का पैसा नहीं पहुंचेगा, कोई काम नहीं होगा गांव में। ऐसा होता भी है, लेकिन गांधी जी ने उसके बारे में एक बात कही, देखिए करप्शन तो हर जगह है, करप्शन तो हर जगह है, लेकिन अगर हम उन्हें छोटी सी इकाई से ही अपना इलेक्शन लड़ना नहीं सिखाएंगे तो आगे चलकर कोई बच्चा मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। अगर आज हम पंचायत लागू कर देते हैं तो हर बच्चा गांव का सीखेगा भी इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, कैसे नहीं, लोगों को उसके बारे में जानकारी होगी, अच्छे प्रतिनिधि तभी चुन पाएंगे। यही बात है ना। तो इसीलिए गांधी जी की सोच अच्छी थी इसके बारे में, पंचायत के बारे में। लेकिन अब बाबा साहेब की भी सोच अच्छी थी भी करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, खाएगा बैठेगा, खा के अपना कुछ काम धाम करेगा नहीं सरपंच, तो ऐसा होता भी है। जाएगा अपनी सड़क, अपने साइड की सड़क पे सब कुछ बना देगा, इधर के गएगा खड्डे पड़ जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है ना। तो आज के टाइम में करप्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, हर जगह ही करप्शन है भाई, करप्शन कहाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 12वीं अनुसूची क्या कहती है? 12वीं अनुसूची नगर पालिका को अधिकार देती है। क्या देती है? नगर पालिका को अधिकार देती है। ये भी जब पंचायती राज जोड़ा गया तभी ये भी जोड़ दिया गया। अब शहरों में नगर पालिका होती है, पंचायत थोड़ी ना होती है, उनमें नगर पालिका होती है, ठीक है। हर कॉलोनी की अपनी नगर पालिका, हर एक शहर की अपनी नगर पालिका, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी 12 अनुसूचियाँ। अनुसूची 1 क्या कहती है? अनुसूची 1 कहती है राज्य और राज्य क्षेत्र, यानी किसी भी राज्य का नाम कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने राज्यों में कितना कितना उनका
क्षेत्रफल है, ये सब किस अनुसूची में? वन अनुसूची में, पहली अनुसूची में। दूसरा, वेतन और भत्ते की बात कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में है। तीसरा, शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, अगर आगे पूछा जाए तो भाषाएं किस अनुसूची में है? भाषाएं के बारे में किस अनुसूची में लिखा गया है? 8वें शेड्यूल में लिखा गया है। ठीक है, और दल बदल के बारे में 10वें में। ठीक है, नगर पालिका के बारे में 12वीं में लिखा गया है। ठीक है, और शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में। अनुसूचित जातियों को विशेष प्रावधान किस अनुसूची में? 7th अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कौन सी अनुसूची में है? 4th अनुसूची में। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ATMM। ठीक है, ATMM। और आगे कौन सी अनुसूची में इनके बारे में बताया गया है? 6ठी अनुसूची में बताया गया है। SC/ST को प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 5th अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 5th अनुसूची में। ठीक है, तो ये थे आपके 12 शेड्यूल। ठीक है, जो कि ख़त्म हो चुके हैं। कल इनके PY यूज़ करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी NDA के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्लास ख़त्म करने से पहले 2 लाइनें सुना देता हूँ आपको। ठीक है, कहा जाता है कि जान की बाजी लगा देंगे इस धरती पर। क्या बोला है? कि जान की बाजी लगा देंगे इस धरती पर, हर कदम रखेंगे हम मातृभूमि की कसम पर। हर कदम रखेंगे हम मातृभूमि की कसम पर। मरना तो सबको है एक दिन, मरना तो सबको है एक दिन, मगर शहादत मिले तो धन्य है हमें इस जीवन पर। लेकिन शहादत मिले तो धन्य है हमें इस जीवन पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।